हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका फिर से स्वागत है। हम बीज की संरचना एवं अंकुरण का जो चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बीज देखा था, बीज की परिभाषा देखी थी, बीज कैसे होती, बीज की संरचना देखी, भ्रूणपोष के आधार पर एक बीजपत्री भ्रूणपोषी देखा और द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी अभ्रूणपोषी। यहाँ तक हमने जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए हैं। ठीक है, आज की क्लास में जो चैप्टर का जो एक और टॉपिक है मेन, वो है अंकुरण का जर्मिनेशन। बीज में अंकुरण कैसे होता है, अंकुरण का प्रोसेस क्या है, क्रिया क्या है, जर्मिनेशन कैसे होता है, जर्मिनेशन क्या है, वो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अंकुरण जर्मिनेशन से। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, जब हमने क्लास में पढ़ा था बीज की संरचना, बीज की परिभाषा, बीज के प्रकार, ये सब पढ़ा था। तो बीज में भ्रूण रहता है। ठीक है, जो बीज रहता है ना, जिसे बीज बोलते हैं कि आपको इस प्रकार का पौधा चाहिए, गुलाब का पौधा चाहिए, आम का पौधा चाहिए, किसी भी चीज का पेड़ चाहिए पौधा, तो उसके बीज को हम क्या करते हैं, मिट्टी में, भूमि में डाल देते हैं। तो बीज को क्यों डालते हैं? क्योंकि उस पौधे का, उसमें भ्रूण जो एम्ब्रियो होता है, उसी से नया पौधा विकसित होता है ना, तो वो बीज में उपस्थित होता है। इसलिए हम किसी भी पौधे को उगाने के लिए उस बीज को भूमि में, जिस पौधे का उगाना है उसी के बीज को हम भूमि में डालते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उस पौधे का जो भ्रूण रहता है, उस पौधे का जो एम्ब्रियो रहता है, वही बीज में उपस्थित होता है, इसलिए बीज को हम भूमि में डाल के नया पौधा विकसित करते हैं। ठीक है, तो बीज में भ्रूण रहता है जो कि अक्रिय और अल्प विकसित पौधा है। ठीक है, क्या होते हैं, पौधे का उसको संकुचित रूप माना जाता है बीज को। ठीक है, क्योंकि उससे उस टाइम वो अक्रियशील है, बीज क्या है, अक्रियशील है, उस टाइम कोई क्रिया नहीं किया, और वो अल्प विकसित पौधा है, क्योंकि पौधा उससे आगे विकसित होगा, अभी वो विकसित नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए अल्प विकसित है। अनुकूल परिस्थितियों के मिलने पर सुषुप्त भ्रूण जागृत होता है। अगर आपको अच्छे उपजाऊ मिट्टी में उसे डाल देंगे, पर्याप्त उसको जितना पानी मिलना है वो देंगे, पर्याप्त पोषक तत्व देंगे, एटमॉस्फेयर देंगे, मतलब वातावरण देंगे, तो ये सब अनुकूल परिस्थितियों से मिलने पे जो भ्रूण रहेगा बीज के अंदर जो रहता है, वो क्या होता है, जागृत होता है, एक्टिव होता है, क्रियाशील हो जाएगा। सुषुप्त भ्रूण का क्रियाशील अवस्था में आना अंकुरण कहलाता है। अब जब उसको पूरी परिस्थिति मिल गया, पूरा वातावरण मिल गया, जिससे भ्रूण जागृत हो गया, क्रियाशील हो गया, तो क्या करेगा वो क्रियाशील जब होता है तो क्या कहलाता है, वो अंकुरण कहलाता है। क्रियाशील हो गया मतलब कि वो पौधा बनने के लिए तैयार होने का जो प्रिपरेशन है, जिसमें जो तैयारी है वो होना चालू हो गया। ठीक है, मैच्योर होने लगा, तो क्या होगा, अंकुरण कहलाता है, जब वो क्रियाशील हो जाता है। वृद्धि की क्रियाओं के समान अंकुरण भी एक अपरिवर्तनशील क्रिया है। जैसे कि वृद्धि, ग्रोथ की जो क्रिया होती है, जैसे हमारे पूरे मनुष्यों में होती है, हम में जो होती है, पौधों में होती है, जो वृद्धि की जो क्रिया होती है, उसके जैसे ही जो अंकुरण का जो क्रिया होता है वो अपरिवर्तनशील होता है। ठीक है, अपरिवर्तनशील होता है, वो इनवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, अब मान लो आप बड़े हो गए, तो बड़े से छोटे तो नहीं हो गए है ना, वृद्धि अगर आपकी हो जाती है तो इनवर्सिबल मतलब कि आप उसी कंडीशन में दोबारा नहीं आ सकते। जैसे पौधा अगर विकसित हो गया, बड़ा हो गया, तो दोबारा छोटा हो जाएगा, पौधे से बीज बन जाएंगे, क्या दोबारा उसी रूप में आ जाएंगे, क्या नहीं ना। तो ये जो प्रोसेस है अंकुरण का, वृद्धि के समान ही वो इनवर्सिबल मतलब कि अपरिवर्तनशील प्रोसेस है। अंकुरण की परिभाषा आएगी तो आप इस जो लाइन लिखा है कि बीज में भ्रूण रहता है जो अक्रिय और अल्प विकसित होता है। ठीक है, जब वो अनुकूल परिस्थितियों को पाकर जो भ्रूण जागृत हो जाता है और क्रियाशील हो जाता है, तब उसे अंकुरण कहते हैं। ये उसका डेफिनेशन हो गया, अंकुरण की परिभाषा हो गई। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इस लाइन को जरूर लिखिएगा। ठीक है, और वृद्धि के समान ही अंकुरण अपरिवर्तनशील इनवर्सिबल प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि अगर एक बार आप में वृद्धि हो गई, अगर आप उस स्टेज में पहुंच गए, तो दोबारा आप, अगर मान लो आप बूढ़े हो जाते तो आप फिर से बच्चे नहीं बन सकते। वैसे अगर पौधा पूरा विकसित होकर पेड़ बन गया, ठीक है, पूरा बड़ा हो गया, तो दोबारा वो छोटा तो नहीं होगा ना। तो वृद्धि के समान ही जो अंकुरण का जो क्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, इनवर्सिबल प्रोसेस है, अपरिवर्तनशील है। बीजों के अंकुरण के लिए बाह्य एवं आंतरिक कारक जिम्मेदार हैं। ठीक है,
अब जो वातावरण, जो चीजें जो बीज को जागृत करेंगी, उसे क्रियाशील बनाएगी, तो उसमें से बाह्य कारक, बाहरी जो वातावरण, बाहर से मिलने वाले जो कारण है वो भी जिम्मेदार है, और बीज को आंतरिक कारक भी जिम्मेदार है उसके अंकुरण के लिए, उसको क्रियाशील होने के लिए। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे बाह्य कारक, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो बाहर से बीजों को क्रियाशील करते हैं, बीजों को अंकुरण के लिए प्रेरित करते हैं। तो देखेंगे बाह्य कारक और एक्सटर्नल कारक जो बीजों में अंकुरण के लिए प्रेरित करते हैं। इसमें निम्नलिखित कारण प्रमुख है, मतलब कि इसमें निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। इसमें पहला दिया आर्द्रता, मॉइस्चर। ठीक है, आर्द्रता, मॉइस्चर देखते हैं। बीजों के अंकुरण हेतु पानी एक प्राथमिक आवश्यकता है। ठीक है, बोला जाता है ना कि आपको पौधा उगाना है तो पर्याप्त उसमें पानी डालो, समय समय पर डालो, जितनी आवश्यकता उतना डालो, अधिक ज़्यादा पानी भी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, उसके लिए जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी आवश्यकता है उतना ही डालना चाहिए। तो बीजों का अंकुरण होता है, जो पानी है वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्राथमिक आवश्यकता है उसकी, इसके बिना अंकुरण नहीं हो सकता। मगर इसके लिए बीज को पूरा पानी में डुबोआ कर रखना भी जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, पानी की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, क्योंकि उसकी प्राथमिक जरूरत है, उसकी प्राथमिक क्या है, आवश्यकता है उसके, इसके बिना अंकुरण तो नहीं हो सकता। पर ऐसा भी नहीं है कि पानी की आवश्यकता तो आप पूरे बीज को उसको भिगोकर ही रखोगे तो ही उसमें अंकुरण होगा। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है। इस अवस्था में उसे ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलेगा। ठीक है, ज्यादा पानी देने से क्या होगा, जो ऑक्सीजन है उसके लिए उसको अच्छे से नहीं मिल पाएगा। बीजों की गीली नम जमीन में बोने से वो पानी अवशोषित कर लेते हैं। अब क्या है, अगर बीज जो है उसको हम लोग गीली जमीन में, नम वाली भूमि में अगर उसको बो देंगे तो वो वहां से पानी अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषण के कारण बीजों में उपस्थित भोजन सामग्री घुलनशील हो जाती है। अब अवशोषण करने से उसे पर्याप्त पानी मिल जाता है, और जो भोज्य पदार्थ है उसमें जो खाद्य सामग्री है वो क्या होता है, वो पानी पाकर घुलनशील हो जाता है एवं प्रांकुर और मूलांकर की ओर जाती है। अब क्या होता है, जब भोज्य पदार्थ घुलनशील हो गया तो अब वो प्रांकुर में जाएगी और मूलांकुर की ओर जाएगी। पानी के अवशोषण से जीव द्रव्य क्रियाशील हो जाता है। पानी पाकर जो उसमें जीव द्रव्य होता है, उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक्टिव हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। इससे शरीर क्रियात्मक क्रियाएं तेजी से होने लगती है। अब जब एक्टिव हो जाता है तो उसके अंदर की जो क्रियाएं होंगी, क्रियात्मक क्रियाएं, ठीक है, वो क्या होगा, प्रोसेस जो होगा अच्छे तेजी से होने लगेगा। अगर आप दिन भर भूखे रहेंगे तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको खाना मिलेगा तो आप भी अच्छे से, तेजी से, फुर्तीले से काम करेंगे ना, आप एक्टिव हो जाएंगे, आपको एनर्जी मिलती है। वैसे ही जीव द्रव्य उसका एक्टिव हो जाएगा तो उसकी जो क्रियाएं होती हैं उस भी अच्छे से, तेजी से होने लगेंगी। बीज, चोल और टैगमेन के फूलने से प्रांकुर एवं मूलांकुर को बाहर आने में सहायता मिलती है। अब वो पानी अवशोषित करके जीव द्रव्य अच्छे से उसमें वृद्धि हो गया, क्रियाशील हो गए, तो क्या हो गया, वो फूल जाते हैं। तो टेस्ट और टैगमेन फट जाते हैं और वो उसके फूल जाने से जो प्रांकुर और मूलांकुर बाहर आने लगते हैं। जो प्रांकुर ऊपर की ओर जाता है, जो प्ररोह तंत्र बनाता है, मूलांकुर नीचे की ओर। टेस्टा की दीवार से ऑक्सीजन तब तक अंदर विस्तृत नहीं हो सकती जब तक वह गीली ना हो। अब जो टेस्टा की दीवार, मतलब कि जो बीज चोल, जो बाह्य बीज चोल है, उसकी दीवार से ऑक्सीजन तब तक अंदर की ओर नहीं आ सकती, विस्तृत नहीं हो सकती वहां से ऑक्सीजन, जब तक कि वो गीली ना हो जाए, जब तक वो गीली ना हो जाए। ठीक है, यहाँ तक आर्द्रता आपको समझ में आया कि आर्द्रता मॉइस्चर में क्या होगा, पानी की आवश्यकता, जो प्राथमिक आवश्यकता है बीज को, और कितना पानी दिया जाए, कितनी उसे आवश्यकता है, वो उसका आर्द्रता पे डिपेंड करता है कि आर्द्रता उसे बताती है बीज की कितनी आवश्यकता है। तभी बीज आपका ग्रो करेगा, उसमें विकास का, वृद्धि होगा, वो क्रियाशील होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका आवश्यक तापक्रम। अब उसको बीज के अंकुरण के लिए उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, कितने तापक्रम में वो वृद्धि करेगा, विकास करेगा, देखते हैं। जीव द्रव्य की क्रियाशीलता के लिए उचित ताप की आवश्यकता है। ठीक है, अब जो जीव द्रव्य है, जो प्रोटोप्लाज्म है बीज का, उसके ताप के लिए, उसको अच्छे अंकुरण के लिए, ग्रोथ के लिए उसे अच्छे उचित ताप की आवश्यकता है। ठीक है, अंकुरण के लिए भी निम्नतम एवं अधिकतम तापक्रम होता है। अंकुरण के लिए भी निम्नतम भी कुछ ताप है और अधिकतम ताप है, जिसमें वो ग्रो करेंगे, उसी टेम्परेचर पे, उसी ताप पे वो अंकुरित होंगे, जिसके नीचे और ऊपर अंकुरण नहीं होगा। अगर उससे
निम्नतम से अगर नीचे ताप है तो उसमें अंकुरण नहीं होंगे बीज, और उच्चतम से भी ऊपर है तो उससे नहीं होगा अंकुरण। अनुकूलतम तापक्रम पर ही अधिकतम अंकुरण संभव, जो अनुकूल उचित तापक्रम है उसी पे ही अंकुरण ज्यादा अच्छा माना जाएगा, उसी तापक्रम में अधिक संभव है अंकुरण का होना। तो साधारणतः बीजों का अंकुरण 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस में होता है। जो बीजों के लिए उचित जो तापक्रम माना जाता है, उचित ताप माना जाता है उसके अंकुरण के लिए, वो है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 मतलब कि 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मगर बीजों के स्वभाव पर इसमें भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग जो पौधे के बीज है उसमें अलग अलग प्रकार के बीज पाए जाएंगे। सभी पौधे के बीज एक समान होंगे क्या? नहीं। इसलिए सभी बीजों के लिए अलग अलग तापक्रम की आवश्यकता होगी, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करता है बीजों के स्वभाव में कि बीज किस प्रकार का है। इसके आगे नीचे कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता। अब बीज के अंकुरण के, जैसे हमको जीने के लिए श्वास की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, वायु की जरूरत है, वैसे बीजों में अंकुरण के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है। तो श्वसन जीवन का एक प्रमुख लक्षण है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इस क्रिया के लिए O2 आवश्यक है, इस क्रिया के लिए ऑक्सीजन ही आवश्यक है। मतलब कि जनरली सामान्य तौर पर हम ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं, वैसे ही बीजों के अंकुरण के लिए O2 ही आवश्यक है। अंकुरण के लिए तो O2 की महत्ता और भी अधिक है, क्योंकि इस समय बीजों की क्रियाशीलता सर्वोच्च शिखर पर होती है। अब अंकुरण के लिए जो ऑक्सीजन की महत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि जब इसमें अंकुरण की जो समय, जो बीजों की क्रियाशीलता के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी मानी जाती है, ठीक है। इसके लिए अधिक ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण से विमुक्त ऊर्जा से ही मिल सकती है। अब क्या होता है, अधिक ऊर्जा कब मिलता है? जब भोज्य पदार्थों के से जो विमुक्त ऊर्जा होती है। जो भोज्य पदार्थ है ना, जो भी हम कुछ भी अगर भोज्य पदार्थ खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो उसके ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन होता है। तो उससे क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो विमुक्त होती है, जो ऊर्जा क्या होती है, विमुक्त होती है, ठीक है। उससे हमें मिल सकती है ऑक्सीजन। समुचित मात्रा में O2 नहीं मिलने पर अंकुरण की क्रिया प्रभावित तो होगी ही। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वायु नहीं मिलेगा, तो आप अच्छे से श्वास की क्रिया ले पाएंगे क्या? आप जीवित रह पाएंगे क्या? आपको दिक्कत होगी ना, परेशानी होगी। वैसे ही बीजों में अंकुरण होने के लिए जो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उसे मिलनी ही चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं उपयुक्त तीनों कारकों की आवश्यकताओं को प्रयोग द्वारा भी समझाया जा सकता है। अब इसको क्या कहिए, ये जो बाह्य कारक था हमारा, एक्सटर्नल फैक्टर था, जो कि हमें बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है, जिसमें आर्द्रता था, मॉइस्चर था, फिर उसमें ऑक्सीजन हो गया हमारा, ठीक है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और क्या हमने पढ़ा था कि उसे क्या आवश्यकता है, ठीक है, खाद्य सामग्री की आवश्यकता है, ठीक है। ये तीनों कारकों की आवश्यकता प्रयोग के से समझाते हैं, ठीक है। अगर एक लकड़ी की पट्टी पर 3 बीज लगा दो, अगर एक लकड़ी की पट्टी है उसमें हम 3 बीज लगा देते हैं, फिर इसे एक बीकर में डाल उसमें इतना पानी डालो कि एक बीज पूर्णतः, एक अंशतः और एक पानी के बिल्कुल बाहर रहे, ठीक है। अब उसे एक बीकर में डाल दिया जाता है, उसमें इतना पानी डालते हैं कि जो एक बीज है वो पूरा अंदर हो, एक बीज होगा वो अंशतः मतलब कि आधा, आधा बाहर आधा अंदर, और एक पानी के बिल्कुल बाहरी हो। अवलोकन, अब उसमें ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकित करते हैं कि केवल बीज में ही अंकुरण हुआ, ठीक है। जो केवल पानी वाले, जो पानी में डूबे बीज को, हवा, पानी के ऊपर स्थित बीज को पानी न मिलने से उनमें अंकुरण नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है कि जो पानी में डूबे बीज को हवा, पानी के ऊपर, ठीक है, पानी में जो डूबे हुए बीज थे उसमें हवा, और पानी के ऊपर स्थित बीज को पानी न मिलने से उसमें अंकुरण नहीं हुआ। तो आपको इससे क्लियर हुआ होगा कि जो हमने बाह्य कारक जो पढ़े हैं, एक्सटर्नल फैक्टर पढ़े, जो बीज के अंकुरण के लिए बीज के अंकुरण को प्रभावित करते हैं, उसकी आवश्यकता है, जैसे कि आर्द्रता हो गया, ठीक है, उसमें जो ऑक्सीजन हो गया, उसका तापक्रम हो गया। तो इन तीनों को नजर में रखते हुए हमने एक प्रयोग किया कि बीज के अंकुरण के लिए कैसे आवश्यकता है। तो क्या हुआ,
ऐसे लकड़ी में बीज लगा दिए गए, ठीक है, बीज को उसमें बांध दिया गया। कैसे? 3 ठो बीज को, 3 बीज को उसमें बांध दिए गए, 3 बीज उसमें लकड़ी में बना दिए। अब मान लो कोई बीकर है, बीकर में उस लकड़ी के जो उसमें 3 बीज लगे हैं उसको ऐसे लगा दिए बीकर के अंदर, तो पानी भर दिया आधा, तो ये क्या हुआ, जो नीचे वाला बीज है वो पूरे पानी में आ गया, जो बीच वाला बीज है उसको कैसे रखे, आधे पानी में आधे हवा में रखे, और जो ऊपर वाला जो बीज है उसका क्या गया, पूरा वो हवा में ही था, पानी के अंदर बिल्कुल नहीं था। ऐसे हम एठो लकड़ी में बीज लगा के रख दिए अपने प्रयोग के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, जो बीज का जो बीज रहता है, जिसको आधा हवा मिल रहा था आधा पानी मिल रहा था, उसमें ग्रोथ हुआ, उसमें अंकुरण हुआ, ठीक है। बाकी जो पूरा पानी में भीगा हुआ वो बीज था उसमें नहीं हुआ, क्योंकि उसको पर्याप्त हवा नहीं मिला, और जो ऊपर वाला बीज था जो हवा में था, जिसको पानी नहीं मिला, वो पानी ना मिलने के कारण उसमें अंकुरण नहीं हुआ। तो ये जितने भी कारक हमने अभी पढ़े ना, एक्सटर्नल कारक, बाह्य कारक जो अंकुरण के लिए आवश्यक है, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब बाह्य कारक जो बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक है, उसको पढ़ने के बाद देखते हैं आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है, जिसमें हमारा पहला है भोजन एवं ऑक्सीन, ठीक है। भोजन एवं ऑक्सीन बीज के अंकुरण के आवश्यक है। कैसे? प्रत्येक बीज में विकसित होने वाले भ्रूण के लिए खाद्य पदार्थ एकत्रित रहता है, जिसमें भ्रूण कोश है तो भ्रूण कोश में उस भ्रूण के लिए खाद्य पदार्थ स्टोर रहता है। जिसे भ्रूण कोश नहीं है तो बीज पत्र में उस भ्रूण के लिए खाद्य पदार्थ स्टोर रहता है, एकत्रित रहता है। जैसे कि आप भोजन के बिना नहीं रह सकते, बिना खाए नहीं रह सकते, जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। वैसे ही बीज में अंकुरण होने के लिए, बीज को विकसित होने के लिए भी भोजन की जरूरत है, खाद्य पदार्थों की, भोज्य सामग्री की जरूरत है, ताकि नए पौधे के विकास में कठिनाई ना हो। उसको अच्छे से जो भोज्य पदार्थ मिलेंगे तो वो अच्छे से विकसित होंगे, अच्छे से वृद्धि करेंगे, अच्छे से ग्रो होंगे। भोजन बीज पत्रों में मंड एवं प्रोटीन के रूप में अधिक मंड प्लस प्रोटीन तेल के रूप में, ये देखो भोजन बीज पत्रों में किस रूप में संचित रहते हैं वो यहाँ पे लिखा गया है। भोजन बीज पत्रों में मंड एवं प्रोटीन के रूप में रहेंगे, ठीक है, मंड और प्रोटीन के रूप में रहते हैं बीज पत्रों में। अधिक मंड और प्रोटीन अन्न में रहेंगे, तेल के रूप में रहते हैं। भ्रूण पोष में कैसे रहेंगे? परिभ्रूण पोष में काली मिर्च, टेस्टा में अनार जमा रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है कि अन्न में जो हम अन्न खाते हैं, अनाज खाते हैं, उसमें अधिक मंड और प्रोटीन के रूप में रहते हैं भोजन, ठीक है। उनके बीजों में सरसों, मूंगफली, तिल, ये क्या है? तेल देने वाले बीज हैं, उसमें तेल के रूप में भोज्य पदार्थ संग्रहित होते हैं। भ्रूण पोष में जैसे कि जो तेल हो गया, नारियल हो गया, अंडी हो गया, ये इनके जो बीज होंगे उनके भ्रूण पोष में भोज्य सामग्री रहती है, भोज्य पदार्थ होते हैं। काली मिर्च जो होता है, काली मिर्च के परिभ्रूण कोश में भोज्य सामग्री होता है। अनार की जो टेस्टा, जो बाह्य चोल होता है, उसमें टेस्टा में भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है। ऑक्जीन्स वृद्धि में सहायक हार्मोन्स है, ठीक है। अब बीजों की वृद्धि के लिए जो ऑक्सीन्स है वो सहायक हार्मोन्स माने जाते हैं। तो हमने पढ़ा है आंतरिक कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बीज को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं, वो है उनका भोजन, ठीक है। आपको अच्छा भोजन मिलेगा तो आप अच्छे से हेल्दी रहेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे, अच्छे से विकसित होंगे, अच्छे से, है ना। तो वैसे ही बीजों में अच्छा भोजन मिलेगा तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे, अच्छे से विकसित होंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, ऐसा उदाहरण दिए गए हैं, तो किसमें कौन से रूप में उसमें भोज्य पदार्थ संग्रहित रहते हैं वो यहाँ पे लिखा गया कि अनार में टेस्टा में भोज्य पदार्थ संग्रहित है, तो सरसों मूंगफली में तेल के रूप में संग्रहित है। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल इसका दिया है। इसके अलावा जो हार्मोन्स है जो उसको वृद्धि और विकसित करने के लिए जो आवश्यक है वो है ऑक्सीन्स वृद्धि में सहायक हार्मोन्स माने जाते हैं। दूसरा देखते हैं सुषुप्ता अवस्था का पूर्ण होना, ठीक है। जब बीज का सुषुप्ता अवस्था पूर्ण हो जाता है तब कैसे प्रभावित करते हैं? कुछ बीज अपने निर्माण के तुरंत बाद अंकुरित हो सकते हैं। जैसे कुछ बीज अपने उन बीजों का निर्माण हुआ तो तुरंत ही अंकुरित हो सकते हैं, किंतु अनेक ऐसे भी है जिनमें निर्माण और अंकुरण के बीच अंतराल होता है। निर्माण होने के तुरंत बाद ही उनका अंकुरण नहीं होता, उनके बीच कुछ समय अंतराल मतलब समय होता है।
कुछ बीजों में भ्रूण के पूर्णतः विकसित होने में जो समय गुजरता है उसी बीज में विश्राम अवस्था में रहता है। ठीक है। सुषुप्तावस्था का पूर्ण होना मतलब कि जब बीज का निर्माण हुआ, बीज के निर्माण से बीज के अंकुरण होने तक का जो समय रहता है उसको आप बीज का विश्राम अवस्था बोल सकते हैं या फिर सुषुप्तावस्था बोला जाता है, क्योंकि उस दौरान जो बीज क्या है, क्रियाशील नहीं है। ठीक है, अक्रियाशील है। तो जब वो परिस्थिति पाके जब वो क्रियाशील हो जाता है, उसका जो विश्राम अवस्था है वो पूर्ण हो जाता है। निर्माण के बाद जब वो अंकुरण होने के स्टेज में आ जाता है तो सुषुप्तावस्था उसका पूर्ण हो गया। तो वही है कि सुषुप्तावस्था पूर्ण हो जाता है निर्माण के बाद, फिर जो अंकुरण का स्टेज आता है। ठीक है, तो ये इसको प्रभावित करते हैं। तीसरा दिया है जीवन योग्यता। ठीक है, विएबिलिटी, जीवन की योग्यता बीजों में। तो बीजों की अंकुरण क्षमता में भिन्नताएं पाई जाती है। भिन्नताएं पाई जाएंगी अलग अलग बीजों में, उनकी जो योग्यता होगी। कोई 60 साल जी रहा है मान लो, तो कोई 50 साल जीता है, तो कोई 40 साल। वैसी बीजों में भी ऐसी देखने को मिलती है जीवन की योग्यता में भिन्नताएं। भंडारण के ऊपर बीजों की जीवन योग्यता निर्भर करती है। जिस प्रकार उनका भंडारण करते हैं उसके आधार पर उनकी जीवन की योग्यता निर्भर करती है, डिपेंड करती है। अधिक गर्म आर्द्रता की उपस्थिति में बीज खराब हो जाते हैं। अगर बीज को अधिक गर्मी मिल रही है, अधिक गर्म जगह पे रखा जा रहा है, आर्द्रता की उपस्थिति में अधिक आर्द्रता भी मिल जाती है, तो दोनों ही उसके लिए नुकसानदायक है, तो बीज खराब हो जाएंगे। कमजोर और अपरिपक्व बीज अपनी अंकुरण क्षमता शीघ्र खो देते हैं। जो बीज कमजोर होंगे, ठीक है, और अपरिपक्व, अच्छे से परिपक्व नहीं होंगे, वो क्या होंगे, अपने अंकुरण होने की क्षमता खो देंगे। कुछ पौधों की जैसे कमल, गेहूं आदि में अभूतपूर्व अंकुरण क्षमता का पता मिस्र के पिरामिडों व मोहनजोदड़ो की खुदाई से लगा है। ठीक है, जो मिस्र की पिरामिड है, मिस्र की पिरामिड हमने गीजा देखा, पढ़ा होगा अपने बुक्स में। मोहनजोदड़ो की खुदाई, अगर अपने सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो वो जो भी था उसको अगर आपकी खुदाई से पता चला है, कौन से पौधों की, कमल और गेहूं जो है उनमें अभूतपूर्व अंकुरण की क्षमता होती है उनके बीजों में, उसका पता इसकी खुदाई से पता चला था। ठीक है, सामान्यतः यह समझा जाता है कि भ्रूण के मर जाने पर अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है, किंतु कुछ परीक्षणों में पता लगा कि भ्रूण की मृत्यु के बिना भी अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है। ठीक है, अगर देखो सामान्यतः क्या माना जाता है, अगर भ्रूण खराब हो गया, भ्रूण एम्ब्रियो नष्ट हो गया तो अंकुरण उसमें नहीं होगा। बट अगर भ्रूण अच्छा भी है, भ्रूण नष्ट भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद उसमें अंकुरण नष्ट हो सकता है, अंकुरण उसमें नहीं होगा। ऐसा भी जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके आगे नीचे देखते हैं। यहाँ तक था उसका आंतरिक जो कारक जो उसको प्रभावित करते हैं बीजों के अंकुरण को। ठीक है, जिसमें थे भोजन और ऑक्सीजन था, सुषुप्तावस्था थी उसकी बीजों की, और जीवन योग्यता, ये तीनों कारक उसके आंतरिक कारक हैं। ठीक है, अब देखते हैं अंकुरण के प्रकार। देखते हैं अंकुरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन की। अंकुरण के कितने प्रकार पाए जाते हैं बीजों में, तो अधोभूमिक प्रकार का अंकुरण और ऊपरी भूमिक प्रकार का। अधोभूमिक प्रकार हमने चने के बीज में देखा था, द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी चने के बीज का जो उदाहरण हमने देखा था, उसमें देखा था अधोभूमिक प्रकार का देखा था ना, अंकुरण उसमें होता है। ऊपरी भूमिक हमने देखा था अंडी के बीज में, जो द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी का एग्जाम्पल था, अंडी के बीज में हमने ऊपरी भूमिक प्रकार के अंकुरण को देखा था। तो ये दोनों प्रकार का, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि अधोभूमिक प्रकार का अंकुरण समझाइए, तो आप चने के बीज वाला अंकुरण समझा देना, और ऊपरी भूमिक का बताइए तो ऊपरी भूमिक का अंकुरण के प्रकार को समझाइए, तो आप उसमें समझा देंगे अंडी के बीज का। तो ये दोनों प्रकार के हमने अंकुरण, इसलिए लिखा है आपके पाठ्यक्रम में जो बीज है उनके अंकुरण प्रकार का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। ठीक है, इसलिए हमने दोनों जो अंकुरण के प्रकार है उस दोनों को स्टडी जो है हमने पहले ही कर लिया है। ठीक है,
अब देखते हैं, अब क्या लिखा है कि अन्य पौधों की यहाँ पे लिस्ट सूची दी जा रही है जिनमें उपयुक्त अंकुरण के प्रकार आपको मिलेंगे। ऊपरी भूमि अंकुरण प्रदर्शित करने वाले अन्य पौधे, ऊपरी भूमि मतलब कि चने के बीज के अलावा और कौन कौन से जो पौधे हैं, पौधे के बीज जो ऊपरी भूमि का अंकुरण दर्शाते हैं उनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जैसे कुम्हड़ा, सरसों, इमली, सेम, अंडी, प्याज, पेपरोमिया। ये जितने नाम दिए हैं उनमें ऊपरी भूमि का अंकुरण होता है, तो आप इसका भी वर्णन कर सकते हैं। ऊपरी भूमि का अंकुरण आपको समझाइए बोलेंगे तो। अब अधोभूमिक अंकुरण प्रदर्शित करने वाले अन्य पौधे, अब जो अधोभूमिक प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या होता है, द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी भी हो सकते हैं, एक बीजपत्री भ्रूणपोषी भी हो सकते हैं। द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी जिसमें अधोभूमिक अंकुरण होता है उसका एग्जाम्पल है चना, मटर, आम, कटहल, ठीक है, इसमें अधोभूमिक होता है, ठीक है। और एक बीजपत्री भ्रूणपोषी में क्या होता है, धान, मक्का, गेहूं, नारियल, खजूर और सुपारी, ठीक है। तो ऊपरी भूमि क्या था, अंडी के बीज के अलावा ये जो भी एग्जाम्पल्स है इसका भी आप एग्जाम्पल देके इसको बता सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके नीचे सजीव प्रजता या जरायुजता, ठीक है, वायवीय परी देखते हैं, सजीव प्रजता। उपयुक्त वर्णित दो प्रकार जो अंकुरण के अलावा एक विशेष प्रकार का अंकुरण दलदली भूमि में उगने वाले पौधों में पाया जाता है। अब क्या है, एक था अधोभूमिक प्रकार का और था ऊपरी भूमिक प्रकार का। ये दोनों का अंकुरण हमने देख लिया, ठीक है। इसके दोनों कौन कौन से पौधों में पाए जाते हैं, पौधों के बीजों में पाए जाते हैं, ये भी हमने देख लिया। पर इन दोनों के अलावा अंकुरण का एक और प्रकार देखने को मिलता है, एक विशेष प्रकार का अंकुरण दिखता है, वो क्या होता है, दलदली भूमि, ठीक है। जो दलदली भूमि है उसमें उगने वाले पौधों में पाया जाता है। जो दलदली भूमि में, दलदली स्थल पे जो पौधे उगते हैं उनके बीजों में आपको इस प्रकार का जो अंकुरण है वो आपको देखने को मिलेगा। बीज का फल में लगे लगे मात्र पौधे से विलग हुए बिना ही अंकुरित होना सजीव प्रजता कहलाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो बीज होता है, बीज का फल में लगे लगे मात्र पौधे से विलग हुए बिना, अब क्या होता है, बीज क्या अलग मात्र पौधे से अलग होके ही अलग से अंकुरित होते, नए बीज नए पौधे बनाते हैं। तो इसमें स्पेशल लिखा है कि ये विशेष प्रकार का अंकुरण है जो दलदली भूमि में होने वाले पौधों में ही पाया जाता है। बीज का क्या होता है, इसमें जो बीज है वो फल में लगे लगे, जो बीज है वो अपने फल में लगे लगे वो अपने मात्र पौधे से बिना अलग हुए अंकुरित हो जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सजीव प्रजता कहलाता है। उदाहरण है एविसिनिया, एविसिनिया के पौधा जो है उसमें इसी प्रकार का जो अंकुरण देखने को मिलता है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि सजीव प्रजता या जरायुयुजता क्या है, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसके बाद इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसका उदाहरण देके, उदाहरण भी दे सकते हैं एग्जाम्पल कि एविसिनिया में इस प्रकार का जो अंकुरण है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं नीचे, देखो जो सजीव प्रजता हमने अभी पढ़ा कि ये विशेष प्रकार का अंकुरण है जो ऊपरी भूमिक, अधोभूमिक, ये दोनों प्रकार के अलावा एक विशेष प्रकार का अंकुरण जो सजीव प्रजता का है, जो दलदली भूमि में उगने वाले पौधों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसका यहाँ पे एविसिनिया जिसका उदाहरण है, ठीक है, एविसिनिया सजीव प्रजता का उदाहरण है। तो ये जो पौधा है वो क्या है, एविसिनिया का है, एविसिनिया का है, और ये है नवोद्भिद का भूमि में स्थिरीकरण का है। एविसिनिया मतलब दलदली भूमि में उगता है। इसमें सजीव प्रजता देखो इस प्रकार की देखने को मिलती है, ठीक है। मान लीजिए फल है उसका, ठीक है, फल के जो बीज होंगे उसमें क्या होगा, उसमें अंकुरण तब हो जाता है, वो अपने जो पौधे है, ये जिसका जो पौधा है, इसके पौधे से, अपने मात्र पौधे से बिना अलग हुए उसके फ्रूट, देखो फ्रूट से उसके जो बीज है, उसके फल जो है, उसके फल में जो बीज है उसमें अंकुरण होने से नया पौधा निकल जाता है, ठीक है, नया पौधा बन जाता है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया सजीव प्रजता का। तो कुछ सामान्य भूमि पर उगने वाले पौधों में भी जैसे टमाटर हो गया, संतरा, नींबू, खरबूजा, घिकवार आदि में भी इसे देखा गया है, ठीक है। अब जो दलदली भूमि है उसमें तो सजीव प्रजता जो है वो देखने को तो मिलता है, जो सजीव प्रजता विशेष प्रकार का जो अंकुरण है। इसके अलावा जो टमाटर है, संतरा, जो नींबू, खरबूजा, ये जो भूमि में उगने वाले जो पौधे हैं
उनमें भी देखा गया है इस प्रकार का अंकुरण। समुचित भाग में आर्द्रता की उपलब्धि समता इस प्रकार के अंकुरण को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, अगर वो आर्द्रता मतलब कि मॉइस्चर की उपलब्धि के अनुसार के आधार पर इस प्रकार का जो सजीव प्रजता प्रकार का जो अंकुरण है वो इन पौधों में उसको प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो टॉपिक था अंकुरण का, जर्मिनेशन का, उसको हमने पढ़ा कि अंकुरण होता क्या है। ठीक है, अंकुरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, बाह्य कारक, आंतरिक कारक, इन दोनों कारक को हमने पढ़ा है। ठीक है, अंकुरण के प्रकार देखे हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, अधोभूमिक प्रकार का, ऊपरी भूमिक प्रकार का। ये दोनों प्रकार का वर्णन मैंने इसलिए अलग से नहीं किया क्योंकि इसको हमने पहले ही पढ़ा है कि अधोभूमिक प्रकार का जब हमने चने के बीज को लिखा है तो उसका वर्णन आप कर सकते हैं। ऊपरी भूमिक के लिए अंडी के बीज का वर्णन पढ़ा है, उसमें अंकुरण किस प्रकार होता है उसको हमने देखा है। तो इसके अलावा उसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए कि कौन से पौधे में ऊपरी भूमिक होता है, कौन से पौधों में अधोभूमिक होता है, ये भी हमने देखा। उसके बाद जो एक विशेष प्रकार का अंकुरण है सजीव प्रजता का, वो क्या होता है, कौन से पौधे में होता है, उसको हमने डायग्राम सहित भी देख लिया, चित्र के साथ देख लिया। तो आज की क्लास में अंकुरण का टॉपिक भी खत्म होता है। इस तरह जो बीज की संरचना एवं अंकुरण को जो चैप्टर है पूरा, उसके पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज की क्लास में कवर हो गए, पूरे खत्म हो गए। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।